In which of the following molecule number of p pi and number of d pi p pi bonds are equal? ठीक है, ऑप्शंस लिखिएगा। पहला ऑप्शन CO2, दूसरा ऑप्शन SO2, अगला ऑप्शन SO3, CO2 SO2 SO3 और अगला ऑप्शन लिखिएगा फॉस्फेटाइन PO4 3-। CO2 SO2 SO3 और लास्ट ऑप्शन इज PO4 3-। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? कैलकुलेट करिए कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स of the type p pi and d pi p pi must be equal. करेक्ट आंसर है? कौन सा आंसर करेक्ट है? ऐसे एग्जाम में बैठे रहना चुपचाप, है ना? ऐसे बैठे रहना। फ्राइडे का पढ़ा हुआ मंडे को याद नहीं है तो अप्रैल 2023 का पढ़ा हुआ 5 मई 2024 को कैसे याद आएगा? फिर अगले साल वापस पढ़ेंगे, फिर एक और बार पढ़ेंगे, फिर पढ़ते रहेंगे। है SO2, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज SO2। अगला क्वेश्चन लिखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज only d pi p pi type of bonds are present? Only d pi p pi type of bonds are present. In which of the following species only d pi p pi type of bonds are present? पहला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन वही चारों लिख लें वापस से, वही चारों ऑप्शन है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? फोर्थ ऑप्शन है ना, बिल्कुल। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3। तो sp3 है तो p तो खत्म हो चुका है, मतलब उसमें सिर्फ d ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, तो इसलिए वहां पर सारे बॉन्ड कौन से होंगे बेटा? d पाई p पाई। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये पाई बॉन्ड वाली जो कंडीशन है इसको डिस्कस करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो और छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं। पहला आता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो हेडिंग डाल लेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अभी जो हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसका कहने का मतलब क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पहले ओवरव्यू दे दूं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या करा था, हम लोग हमेशा H की वैल्यू निकाल रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में, और H की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा था। जब भी H का वैल्यू 2 आ रहा था हम क्या कह रहे थे, sp हाइब्रिडाइजेशन है। 3 आ रहा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। 4 आ रहा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सो ऑन। इस तरह से हम लोग बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अभी तक जितनी भी बार H का वैल्यू आया है वो वैल्यू कैसा आया बेटा? होल नंबर आया आपके पास, ठीक है ना, मतलब 2 3 4 ऐसा आया। लेकिन कई बार क्या होगा, जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपका H का वैल्यू 2.5 या H का वैल्यू 3.5 ऐसा भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, एक मॉलिक्यूल आपके सामने लिया CH3। अब CH3 की बात करें, मिथाइल रेडिकल की बात करें, तो यहां पर जब आप हाफ V प्लस एम माइनस C प्लस से लगाएंगे तो बेटा कार्बन के वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है या नहीं बेटा? है। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो 7/2 दैट इज 3.5। ये 3.5 या ये जो 2 3 4 अपन ने लिखा था, ये किस बात को इंडिकेट करता था, जरा उसको समझते हैं बेटा। जब H का वैल्यू 2 लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था, एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल मिक्सर के अंदर जा रहे थे। जब अपन sp2 लिख रहे थे, इसका मतलब क्या था कि एक s ऑर्बिटल और दो कोई से p ऑर्बिटल मिक्सर में जा रहे थे। लेकिन जब अपन ने h इक्वल टू 3.5 लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन में एक s एक p एक और p, मतलब 3 ऑर्बिटल तो ये हो गए, और जो एक और ऑर्बिटल होगा वो आधा जाएगा। ये होता है 3.5 का मतलब। और ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? ऑर्बिटल अगर जाएगा तो पूरा ऑर्बिटल जाएगा। ऐसा थोड़ी कि आधा px का एक पॉजिटिव वाला लोब चले जाए मिक्सिंग में और आधा लोब बचा रहे, ऐसा नहीं होता। एटम जैसे कभी भी किसी भी रिएक्शन में एटम आधा एटम पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वैसे ऑर्बिटल भी कभी भी हाफ ऑर्बिटल मिक्सिंग में नहीं जा सकता। जाएगा तो पूरा ऑर्बिटल जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3.5 वैल्यू हमको दिखेगी, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। या तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब जाए तो पूरा ऑर्बिटल जाए, वरना जाए ही ना। अगर पूरा ऑर्बिटल जाएगा तो बताइए कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 4। और अगर ये जाएगा ही नहीं तो कितने ऑर्बिटल बचेंगे? 3। तो मतलब आपको यहां पर दो चीजों के बीच में समझना है कि ये जो H इक्वल टू 3.5 आ रहा है, ये क्या बता रहा है कि 3.5 ऑर्बिटल मिक्सिंग में जा रहे हैं, और ऐसा होगा नहीं। जाएंगे
तो पूरा ऑर्बिटल जाएगा वरना नहीं जाएगा। इसका मतलब है आपको इसको राउंड ऑफ करना होगा, और राउंड ऑफ करना होगा तो राउंड ऑफ करने की दो पॉसिबिलिटी, या तो लोअर नंबर पे राउंड ऑफ होगा या फिर हायर नंबर पे राउंड ऑफ होगा। अब कब लोअर नंबर पे राउंड ऑफ होता है और कब हायर नंबर पे राउंड ऑफ होता है, उसके लिए दो रूल्स हम लोग सीखेंगे कि ऐसी ऐसी कंडीशन हुई तो ऐसा करना है और वैसी कंडीशन हुई तो ऐसा करना है। मतलब कब लोअर नंबर पे राउंड ऑफ करना है और कब हायर नंबर पे राउंड ऑफ करना है। उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी कंडीशन पहले बोल दूं कि आपके पास जो सेंट्रल एटम होगा और आपके पास जो साइड एटम होगा, है ना, इनका ईएन देखेंगे, किसका, सेंट्रल और साइड एटम का। और आपको प्रायोरिटी पे साइड एटम को रखना है क्योंकि इससे समझना आसान होता है। जब साइड एटम का ईएन ज्यादा होगा, सेंट्रल के मुकाबले साइड एटम का ईएन ज्यादा होगा, तो आप हायर नंबर पे राउंड ऑफ करोगे, क्योंकि ये ज्यादा है तो हायर पे राउंड ऑफ कर दीजिए। और अगर ऐसा हुआ तो इसका वैल्यू कम है तो आप लोअर नंबर पे राउंड ऑफ करो। तो साइड से दिमाग में फिट रखेंगे, साइड का ईएन ज्यादा तो हायर पे राउंड ऑफ, साइड का ईएन कम तो लोअर पे राउंड ऑफ। और ये क्या रहेगा उसको आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपके सामने हेडिंग डली हुई है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और इसमें सबसे पहला केस है कि इफ En ऑफ साइड एटम इज मोर देन En ऑफ सेंट्रल एटम। केस नंबर 1 बना के लिखिएगा, हेडिंग डाल दी आप लोगों ने ऑलरेडी। केस नंबर 1 स्टेटमेंट में बोल दे रहा हूं, लिखिएगा केस नंबर 1 के लिए स्टेटमेंट। दो केस पढ़ेंगे, केस नंबर 1 लिखिएगा, इफ En ऑफ साइड एटम, if En of side atom is more than, if En of side atom is more than En of central atom, if En of side atom is more than En of central atom, then the unpaired electron, then the unpaired electron is considered as, then the unpaired electron is considered as a lone pair, considered as a lone pair। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ, और एग्जांपल क्या लिखा हुआ है बेटा, CF3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये CF3 पे जो रेडिकल पे डॉट लगा हुआ है, हो सकता है ये एग्जाम में ना दे, तो आपको मान के चलना है कि कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है ना। आइए इस पे बात करते हैं CF3 के ऊपर। बेटा जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे तो हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A से सॉल्व करोगे तो H का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.5। जैसे ही H का वैल्यू 3.5 आया, अपने दिमाग में है ना बिजली चमक जानी चाहिए कि ये होल नंबर नहीं है। H का वैल्यू 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता, 6 आता, 7 आता, इसका मतलब ये नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन बेटा। लेकिन अगर H का वैल्यू ऐसे डेसिमल में आ जाए ना, 0.5 में आ जाए, 2.5, 3.5, 4.5, तो समझ जाना इट इज अ केस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सबसे पहले तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि इसमें केस कौन सा बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का। अब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में क्या करना होता है कि ये जो नंबर आ रहा है, या तो इसको लोअर नंबर पे राउंड ऑफ किया जाएगा या फिर इसको हायर नंबर पे राउंड ऑफ किया जाएगा। अब उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, सेंट्रल और साइड एटम का En। मुझे बताइए यहां पर सेंट्रल और साइड एटम में से En ऑफ साइड एटम जो कि फ्लोरीन है, वो क्या है बेटा, ज्यादा। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का। तो कार्बन के मुकाबले फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, En ऑफ कार्बन के मुकाबले En ऑफ फ्लोरीन क्या है, ज्यादा। और अगर ऐसा कंडीशन होता है ना, देन unpaired electron is considered, unpaired electron is considered as a lone pair। ये स्टेटमेंट अपन ने लिख लिया है। सर ये लोन पेयर कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा बेटा। CF3 का आपने ये जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दो तरीके सीखे थे अपन ने। एक तो H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस, और दूसरा तरीका कौन सा था बेटा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। मुझे बताइए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और फ्लोरीन कितने आ रहे, 3। तो 1 2 3 फ्लोरीन आ गए, 3 फ्लोरीन ने इसके साथ क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली। और एक इसके पास ये जो बचा, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, अनपेयर्ड। एक इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जरा इससे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करिए, तो आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड 3 है। और लोन पेयर कैसा माना जाएगा, आधा। आधा क्यों माना जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन होते तो पूरा लोन पेयर बनता, और आपको यहाँ सिग्मा प्लस लोन पेयर निकालना, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब पूरा लोन पेयर या आधा लोन पेयर बेटा, आधा। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपन ने आधा लोन पेयर माना। जब आधा लोन पेयर माना तो बताइए H का वैल्यू क्या 3.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और आप देखो यहां से भी आ रहा था 3.5, यहां से भी आ रहा है 3.5, मतलब वही फॉर्मूला अपन ने लगा के चेक कर लिया इसको भी, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या बोल रही है कि अगर साइड एटम का En ज्यादा है, जो कि है यहां पर, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, पूरा लोन पेयर मानना पड़ेगा।
और पूरा लोन पेयर मान लोगे तो लोन पेयर जो आधा है उसको 1 जब रखोगे आप, तो बताइए 3 + 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब है कि आप जब यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये जो h का वैल्यू 3.5 है, इसको आपको कंसिडर करके क्या मान लेना है बेटा, होल नंबर मान लेना है, मतलब बड़ा वाला नंबर मान लेना है। जब भी साइड आइटम का en ज्यादा तो बड़े वैल्यू पे राउंड ऑफ कर दीजिए, 3.5 के बदले क्या मान लीजिए बेटा, 4 मान लीजिए। और जैसे ही 4 माना तो इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया बेटा, h = 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और sp3 की जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। अच्छा मुझे बताइए इसमें साइड आइटम कितने आ रहे हैं, 3, और एक क्या आ रहा है, लोन पेयर। अधूरा लोन पेयर है लेकिन अपन उसको पूरा मान के चलेंगे तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या बन जाएगी बेटा, पिरामिडल। क्योंकि एक लोन पेयर आ गया और टेट्राहेड्रल में जब भी एक लोन पेयर आता है जो शेप बन के आता है, जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बन के आती है, दैट इज पिरामिडल। अब जरा स्ट्रक्चर बना इसका, तो कार्बन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 4। 4 में से 3 पोजीशन पे कौन आ गया बेटा, फ्लोरीन, और एक बची हुई पोजीशन पे कौन आ गया, लोन पेयर। लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन वाला या 1 इलेक्ट्रॉन वाला, एक है, एक मान के क्या चल रहे हैं, 2 लोन पेयर वाला, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वाला लोन पेयर मान के चल रहे हैं, एक का। अब मुझे बताओ रिपल्शन की जब अपन बात करते हैं तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ज्यादा पावरफुल रिपल्शन कौन सा होता है, लोन पेयर वाला। लेकिन क्या ये पूरा लोन पेयर है, आधा लोन पेयर, आधा। तो एक्चुअल में यहां तो 2-2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखो यहां पर एक बात लिखी हुई है, बॉन्ड एंगल इज मोर देन 109.5 डिग्री। कायदे से इसका बॉन्ड एंगल, लोन पेयर अगर पूरा होता तो इनको रिपेल करता तो ये पास आ जाते तो ये बॉन्ड एंगल कितने का हो जाता, 109.5 से कम हो जाता। लेकिन एक्चुअल में यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका रिपल्शन ज्यादा लगेगा, और इसका रिपल्शन ज्यादा लगेगा तो ये वाले एंगल आपको कैसे मिलेंगे बेटा, मोर देन 109.5 डिग्री के। लेकिन ठीक है, अपने लिए कोई ज्यादा काम की बात है नहीं, अपने को बस ये पॉइंट समझना था। तो अपन ने अभी जो पहला स्टेटमेंट लिखा है उसका जो सोल्यूशन है वो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन करें, एग्जांपल नंबर 1। फिर बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। तो दिमाग में साइड आइटम फिट कर ले, जब भी ऐसा डेसिमल में आता है 2.5, 3.5, 4.5, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन का केस है, और ऑड इलेक्ट्रॉन के केस को आपको होल नंबर में राउंड ऑफ करना होगा। और जब आपको होल नंबर पे राउंड ऑफ करना है तो आपको साइड आइटम को देखना पड़ेगा कि अगर साइड आइटम का en ज्यादा है तो बड़े वैल्यू पे राउंड ऑफ होगा, और अगर साइड आइटम का en कम है तो लोअर वैल्यू पे राउंड ऑफ हो जाएगा। ये कंडीशन बनती है। पढ़ेंगे बेटा, अभी सब एक साथ ही क्यों पढ़ना है, जो पढ़ाएगा उस पर ध्यान दो, उसके आगे क्या है पीछे क्या है उसको भूल जाओ। अभी आगे पी ब्लॉक में क्या पढ़ना है अभी से थोड़ी बताएंगे, इंतजार करो, बोल चुका हूं कई बार, एक ही चीज रिपीट करने की आदत नहीं मेरी। चलिए बेटा नोट डाउन सबने, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद वाले केस पे। सेकंड नंबर के केस पे जो आता है, केस नंबर 2, ठीक है, उस पर बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब साइड एटम का en ज्यादा है तो अपन ने क्या करा बेटा, हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर दिया। अब सेकंड केस ऐसा बनेगा कि जब साइड एटम का en क्या हो बेटा, लोअर हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट बोल रहा हूं केस नंबर 2 के लिए लिखना स्टार्ट करेंगे। इफ en ऑफ साइड एटम, if en of side atom is lower than en of central atom, if en of side atom is lower than en of central atom, then the unpaired electron, then the unpaired electron is considered as nothing, then the unpaired electron is considered as nothing, then the unpaired electron is considered as nothing। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में। एग्जाम्पल के फॉर्म में आपके सामने क्या लिखा हुआ है, CH3, ठीक है। अब CH3 की बात करें तो एक बात बताइए, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा, सिंगल।
तो 3 हाइड्रोजन आए, तीनों ने क्या बना लिया, सिंगल सिंगल सिंगल, और एक इसके पास क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड आ गए 3। लोन पेयर की अगर मैं बात करूं तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन मतलब पूरा लोन पेयर या आधा लोन पेयर, आधा लोन पेयर, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर का वैल्यू क्या हो गया बेटा 0.5। जब एच का वैल्यू आप निकालोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा 3.5। या फिर आपके पास एक और तरीका एच इज इक्वल टू हाफ बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए से सॉल्व कर लें, तो अगेन यहाँ पर 4 + 3 आ जाएगा और अभी भी वैल्यू कितना आएगा बेटा 3.5। दोनों से आप सॉल्व करें, तरीका वही है। अब जैसे ही एच का वैल्यू 3.5 आया, इसका मतलब अपन क्या समझे, इसका मतलब अपन ये समझे कि बेटा यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाला केस है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाले केस में या तो इस वैल्यू को लोअर नंबर पर राउंड ऑफ किया जाएगा या हायर नंबर पर राउंड ऑफ किया जाएगा। अभी अपन ने स्टेटमेंट क्या लिखा कि अगर साइड एटम का ईएन क्या हो बेटा कम, जो कि हाइड्रोजन का ईएन कम है 2.1 है और कार्बन का ईएन 2.5 है, तो साइड एटम का ईएन कम है तो आप इसको किस पे राउंड ऑफ करोगे, लोअर वैल्यू पे। लोअर वैल्यू पे क्यों राउंड ऑफ करोगे, क्योंकि आपने लिखा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज नथिंग। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ईएन ऑफ कार्बन और ईएन ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का ईएन कम है, तो सेंट्रल एटम और साइड एटम में साइड एटम का ईएन अगर कम है, देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज नथिंग। मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट में आएगा ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज नथिंग। अब बेटा ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आपने नथिंग माना, इसकी वजह से ये जो लोन पेयर है ना ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो केस बनेगा वो क्या केस बन जाएगा कि सिग्मा इक्वल टू 3 एंड लोन पेयर हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे बेटा 0। और लोन पेयर अगर 0 कंसिडर करेंगे तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 का मतलब क्या आ जाएगा sp2। और यहाँ पर सीधा सा तरीका है कि ये सब कुछ भी नहीं करना है, तो अगर साइड एटम का ईएन कम है तो उसको सीधे लोअर पे राउंड ऑफ कर दो, और लोअर पे राउंड ऑफ करके आप एच का वैल्यू क्या अज्यूम कर लेंगे बेटा 3 अज्यूम कर लेंगे, और अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। अच्छा अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी बेटा 3। अच्छा वो तीनों पोजीशन कैसी बन के आएंगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में यहां पर एच आ गया, यहां पर एच आ गया, यहां पर एच आ गया, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर ओनली। और अगर मॉलिकुलर ज्योमेट्री की बात करूं तो बताइए यहां कोई लोन पेयर है या नहीं है बेटा, नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट उसको अपन कंसिडर नहीं करके चल रहे, तो कोई लोन पेयर नहीं है। 3 पोजीशन तैयार हुई है, 3 ही साइड एटम आए हैं, मतलब कोई लोन पेयर नहीं आएगा। तो इसका मॉलिकुलर ज्योमेट्री भी कैसा हो जाएगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये इसके आंसर्स निकल के आ जाते हैं, नोट डाउन करिए इसे। तो आपको सिर्फ डेसिमल दिखा मतलब समझ जाइए ऑड इलेक्ट्रॉन का केस है। अगर डेसिमल वाले केस में साइड एटम का ईएन ज्यादा तो हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर दीजिए, और अगर साइड एटम का ईएन कम तो लोअर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर दीजिए। दैट्स इट, बस इतना ही देखना होता है। और उससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बाकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मॉलिकुलर ज्योमेट्री जो है वो हमें ऑलरेडी पता है कि किसकी क्या होती है। है क्या होती है बॉन्ड लेंथ, sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, साइड एटम सब सेम है, बॉन्ड एंगल सेम है, कुछ नहीं करेगा तो प्योर ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। चलिए है ना, अब इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। ये वाला जो केस अभी हमने समझा है, ये 2 एग्जांपल आपको बताए गए, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। अब ऐसे 2 एग्जांपल और हैं जो आपको डिस्कस करने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। आइए यहां पर बात करते हैं। जैसे ये एग्जांपल में आपको क्या दिया है, तीसरे नंबर पे एग्जांपल है बेटा NO2, और चौथे नंबर पे एग्जांपल आपको क्या दिया बेटा ClO3। ठीक है, ध्यान सुनना और ध्यान समझना। पहले एक काम करें, NO2 और ClO3 को आप अपने लेवल पे सॉल्व करिए कि क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल के आते हैं, क्या नहीं निकल के आते हैं। एक बार सॉल्व करिए, ट्राई करिए ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालें, H इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस से लगा के सॉल्व कर ले। आपको वैल्यूज जो है डेसिमल में मिल रही है कि नहीं मिल रही है ये चेक कर लेंगे। अगर डेसिमल में मिल रहा है तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला केस है, डेसिमल में नहीं मिल रहा है तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला केस नहीं है। अगर डेसिमल में मिलता है, ऑड इलेक्ट्रॉन का केस मिलता है, तो साइड एटम के ईएन से चेक करिए कि अगर साइड एटम का ईएन ज्यादा है तो हायर पे राउंड ऑफ होगा, और अगर साइड एटम का ईएन कम है
तो लोअर पे राउंड ऑफ होगा। चले आइए, है ना, डिस्कशन करते हैं बेटे इसके अंदर। NO2 की अगर बात करें तो NO2 के अंदर जो आपको H का वैल्यू मिल रहा है दैट इज हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A से जब सॉल्व करोगे तो H का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 2.5। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर ये 2.5 आ रहा है इतना तो समझ में आ गया कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। जैसे ClO3 की बात करेंगे अगर हम लोग तो H इज इक्वल टू हाफ 7 प्लस 0 सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बेटा 3.5। अगर 3.5 आ रहा है तो इसका मतलब है ऑड इलेक्ट्रॉन है, डेसिमल में आ रहा है। अब आपको ये समझना है कि इसको लोअर पे राउंड ऑफ किया जाए या हायर पे, लोअर पे राउंड ऑफ किया जाए या हायर पे, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा बेटा EN। मुझे बताइए यहां पर EN ऑफ सेंट्रल एटम कौन है बेटा नाइट्रोजन, और EN ऑफ साइड एटम कौन है बेटा ऑक्सीजन। यहां पर EN ऑफ सेंट्रल एटम कौन है बेटा क्लोरीन, और यहां पर EN ऑफ साइड एटम कौन है बेटा ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद आने वाला सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या नहीं बेटा है। इसका मतलब है इसका EN ज्यादा ही होगा। अब अगर EN ऑफ साइड एटम ज्यादा है तो आप लोअर पे राउंड ऑफ करेंगे हायर पे, हायर पे, हायर पे राउंड ऑफ करेंगे। इसका मतलब है H का वैल्यू क्या अज्यूम करके चला जाएगा बेटा 3, और यहां पर H का वैल्यू क्या अज्यूम करके चला जाएगा 4। अगर H का वैल्यू 3 है इसका मतलब है नाइट्रोजन, हाँ sp2 बिल्कुल सर परफेक्ट बात है sp2, और यहां पर क्या आएगा sp3। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी है 3, ध्यान सुनना, और क्लोरीन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी है 4। तीन में से 2 जगहों पर कौन आ जाएगा बेटा ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहां आ गया, एक ऑक्सीजन यहां आ गया, और यहां पर कितनी जगह ऑक्सीजन आ जाएगा 3। अच्छा यहां पर जो लोन पेयर आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वाला आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन वाला आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, अपन ने कंसिडर किया उसको, तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन वाला लोन पेयर लेके आएंगे। तो मान लो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो अपन ने ऐसे बना दिया, इसका स्ट्रक्चर बन के आएगा। लेकिन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड बनाता है, डबल, इसमें पाई बॉन्ड भी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। अब इसके अंदर मुझे बताइए अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी बेटा sp3 की आइडियल ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और आपसे पूछा जाए कि इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का मतलब है एक लोन पेयर आ गया है टेट्राहेड्रल में, जब एक लोन पेयर आता है तो शेप क्या बन के आता है बेटा पिरामिडल। ये अपन ने डिस्कशन किया, ठीक है। यहां पर आइए, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो ये स्ट्रक्चर बना दिया, और यहां पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन वाला लोन पेयर आ गया। क्या ये स्ट्रक्चर सही है गलत है, क्यों गलत है। हाँ नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, लेकिन उसमें चारों कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट, चारों कोवेलेंट नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा गलती किसमें होगी नाइट्रोजन में, फिर से बोल रहा हूं। तो आपको यहां पर इसका स्ट्रक्चर समझना है कि यहां पर एक तो ये बन गया और एक क्या बन जाएगा बेटा कोऑर्डिनेट, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सर इसने 3 तो बनाए नहीं कोवेलेंट, तो जरूरी थोड़ी मैक्सिमम 3 बना सकता है, पर 3 मतलब 2 भी बना सकता है, 1 भी बना सकता है, डिपेंड करेगा। कंडीशन क्या, ध्यान सुनना। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी याद करिए, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन याद करिए। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता था 2s2 2p3। 2s2 2p3 का मतलब है एक तो उसके पास लोन पेयर होता था 2s2 का, और 2p3 के तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते थे, और इन तीनों अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए वो क्या बनाता था 3 कोवेलेंट बॉन्ड। उन 3 कोवेलेंट में से 2 तो उसने पेयरिंग कर ली, और एक अनपेयर्ड ये पड़ा हुआ है, तो बचा हुआ जो लोन पेयर है उसके थ्रू वो क्या बना रहा है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब एक बात और समझे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था उसने दे दिया, ऑक्सीजन के पास डब्बा कहां पर खाली है जो वो लेगा, क्योंकि अगर किसी को डब्बा चाहिए मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करना है तो खाली डब्बा चाहिए होगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन के पास डब्बा कैसे कर, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1s2 2s2 2p4 बनाइए, इसे 2s2 2p4 ये बन गया, ये 2s बन गया, ये 2p बन गया। अगर इसको लोन पेयर एक्सेप्ट करना है तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, अभी तो ऑर्बिटल ही वेकेंट नहीं है, इसका ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है। अब जब तक ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक्सेप्टर की तरह काम करेगा कैसे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हमें पता है, लेकिन ये लेगा कैसे, यहां पर तो डब्बा ही खाली नहीं है। तो कंडीशन समझिए, क्या फ्लोरीन और ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं या नहीं है बेटा है।
इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और लेने का कोई भी मौका ये छोड़ेगा नहीं, ये भी नहीं छोड़ेगा। मतलब फ्लोरीन के लिए अगर फ्लोरीन का केस बना, पहले ऑक्सीजन को समझ लेते हैं फिर फ्लोरीन इसी में समझा दूंगा। तो ऑक्सीजन को अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, जैसे नाइट्रोजन इसको लोन पेयर देना चाहता है और ऑक्सीजन को कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का मौका जाने नहीं देगा, और जाने नहीं देगा इसलिए ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर बैकशिफ्ट कर देगा क्योंकि ये बॉन्डिंग में यूज नहीं आ रहा। और बैकशिफ्ट किया तो बैकशिफ्ट करने का मतलब ये हुआ कि इसके पास 1 2 3 4 ऐसी कंडीशन हुई, क्या इसके पास खाली डब्बा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और ये कारनामा कौन कर सकता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन लेने का मौका जाने नहीं देगा, और इसीलिए ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को बैकशिफ्ट करता है और बैकशिफ्ट करके एक डब्बा खाली कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है ना, इसको याद कैसे रखेंगे, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ने है ना बहुत तपस्या करी है, उसको ब्रह्मा जी का वरदान मिला है। क्या मिला है, वरदान मिला। क्या वरदान मिला कि तू जीवन में एक लोन पेयर ले सकता होगा। क्या कर सकता होगा, एक लोन पेयर। तो ऑक्सीजन जो उसको वरदान मिल गया कि तू जीवन, अपने पूरे जीवन में एक बार लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। और ये डब्बा कैसे खाली करेगा, ऐसे करेगा। सर फिर फ्लोरीन की क्या कहानी, फ्लोरीन की कहानी ऐसी कि फ्लोरीन में यहां पर क्या आ जाता है, P5, P5 आ जाता, मतलब ये ऐसा हो जाता है। अब ऐसा हो जाता तो इसको उठा के करेगा कहां शिफ्ट। तो फ्लोरीन ये कारनामा नहीं दिखा पाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी नहीं दिखा पाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ये कारनामा दिखा सकता है। तो ध्यान रखना कि ऑक्सीजन जब भी आएगा, ऑक्सीजन अपने पूरे जीवन काल में क्या एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, बेटा कर सकता है। और यहां पर वो कारनामा ये दिखा रहा है। अब देखो इसके पास ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनना, नाइट्रोजन की कहानी समझिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के पहले की कहानी समझिए। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करो जरा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है क्या, नहीं। जनरली डोनर वो होता है जिसका ऑक्टेट पूरा हो, साथ ही साथ उसके पास क्या हो, लोन पेयर। लेकिन ये मॉलिक्यूल एक एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल है जहां पर नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वो क्या बना रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो आपसे कभी पूछा जाए तो जनरली लुईस बेस, जनरली डोनर वो होते हैं जिसका ऑक्टेट पूरा हो, साथ ही साथ उसके पास क्या हो बेटा, लोन पेयर। जैसे NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा होता है, लोन पेयर होता है। वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होता है, लोन पेयर होता है। कोई भी मॉलिक्यूल आप उठा के देखेंगे तो जनरली डोनर एटम वो होगा जिसका ऑक्टेट पूरा हो, साथ ही साथ उसके पास लोन पेयर हो। लेकिन ये NO2 एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, फिर भी वो डोनर की तरह काम करता है। ये बात पता होनी चाहिए आपको। दूसरी बात, कायदे से sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए बेटा, 120 डिग्री का। अब मुझे बताओ, यहां पर ये लोन पेयर की तरह जिसको आप ट्रीट कर रहे हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो बताइए इसका रिपल्शन ज्यादा होगा या इनका रिपल्शन ज्यादा होगा, इनका। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 के मुकाबले इनका रिपल्शन तगड़ा होगा। और रिपल्शन तगड़ा होगा तो एंगल कम होगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल है आपको कितने का मिलता है, 134 डिग्री। वैल्यू याद रखनी है, एनसीईआरटी में दी हुई है, याद रख सको तो याद रख लेना कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये होगा कि, मतलब होना था 120 से कम का, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। बट लोन पेयर के मुकाबले बॉन्ड पेयर ज्यादा पावरफुल है यहाँ पर, और इसलिए बॉन्ड एंगल आपको कितने का देखने को मिलता है बेटा, 134 डिग्री का देखने को मिलता है। तो काम करें, जिन्होंने नोट कर लिया ठीक है, नहीं करा हो तो ये बात लिख लें। इसके आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ केसेस इस पर डिस्कस करने हैं। तो जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन का केस आता है तो आपको सेंट्रल एटम और साइड एटम को देखना है। साइड एटम का En यदि ज्यादा है तो हायर पे राउंड ऑफ कर दीजिए, साइड एटम का En यदि कम है तो लोअर पे राउंड ऑफ कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आप पहचान सकते हैं। कुछ एडिशनल बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी कि ऑक्सीजन चाहे तो एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को बैकशिफ्ट करके। तो ये पॉइंट आप कहीं पर भी लिख लेना, ऑक्सीजन को है ना एक इलेक्ट्रॉन बैकशिफ्ट करके डब्बा खाली कर लेता है, जो कि हमने इसके बाद वाली स्लाइड में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक्सेप्टर कैसे होगा वो हमने डिस्कस कर लिया है पर। और ये मॉलिक्यूल एक ऐसा है जहां पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, फिर भी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बॉन्ड एंगल याद रख सकें तो रख लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। NO2 के अंदर जो बॉन्ड एंगल है आपको 134 डिग्री का मिलेगा। चले है ना, आगे बढ़ते हैं अब इसमें अगले केस की तरफ। जिन लोगों को ये लिखना हो, ऑक्सीजन वाली कहानी लिखना हो तो लिख लीजिएगा।
कि ऑक्सीजन में किस तरह से, है ना, वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है। किसी को नोट करना हो तो कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ जाते हैं। एसी चल नहीं रहा तो जाओ चालू करवा दो, नहीं चल रहा तो। कर लिया नोट बेटा ऑक्सीजन वाली बात, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कशन करा, ये जितने भी मॉलिक्यूल अपन ने बनाए ना, CH3, CF3, ClO3, NO2, इन सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। लास्ट तक भी इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन बचा था, चाहे उसको अपन ने लोन पेयर कंसिडर किया हो चाहे ना किया हो, सबके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा जरूर है। अब अगर एक बात समझे, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता था वो क्यों होता था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। तो अगर इन सभी के पास, चारों एग्जांपल जो हमने पढ़े अभी, इन सबके पास अगर एक 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या करवाना चाहेगा बेटा? पेयरिंग करवाना चाहेगा, ठीक है। तो एक नोट बोल रहा हूं, लिखिएगा, नोट लिखिएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के पास एक से ज्यादा भी अनपेयर्ड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगो डाइमराइजेशन, अंडरगो डाइमराइजेशन, डाइमर बना लेते हैं, अंडरगो डाइमराइजेशन टू टू पेयर अप देयर, टू पेयर अप देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने के लिए ये डाइमराइज हो जाते हैं, अंडरगो डाइमराइजेशन टू पेयर अप देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहां पर कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, क्या कंडीशन है ध्यान से देखिएगा। आपके सामने चारों वही एग्जांपल लिए जो अभी हमने पढ़े। एक कौन है बेटा? CH3, एक कौन है बेटा? CF3, एक कौन है बेटा? NO2, और एक कौन है बेटा? ClO3। इन चारों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा? है। इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमने कंसिडर्ड एज नथिंग कर लिया था, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमने लोन पेयर मान लिया था, इसके अनपेयर्ड और इसके अनपेयर्ड को भी लोन पेयर माना था, क्योंकि हाइब्रिडेशन में आपने इंक्लूड करा। CH3 के पास एक अनपेयर्ड, CH3 के पास एक अनपेयर्ड, CF3 के पास एक अनपेयर्ड, CF3 के पास एक अनपेयर्ड, अनपेयर्ड अनपेयर्ड। अब CH3 के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो अनपेयर्ड रहना नहीं चाहेगा, वो क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, क्योंकि अल्टीमेट कंडीशन ये है कि अनपेयर्ड की पेयरिंग करवानी है। अब इसने सोचा था पहले, जब कार्बन की कहानी ऐसी थी, 4 अनपेयर्ड थे, तो इसने सोचा कि भैया 4 हाइड्रोजन आ जाए तो मेरी भी पेयरिंग हो जाए। पर हाइड्रोजन आए कितने? 3, तो 3 अनपेयर्ड की तो पेयरिंग हो गई, चौथा अनपेयर्ड ही रह गया। अनपेयर्ड रह गया तो इंतजार कर रहा है, बोले आएगा हाइड्रोजन, आएगा कभी तो आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है ना। इंतजार कर रहा है, हाइड्रोजन आएगा आएगा आएगा, आया ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं आया। तो हाइड्रोजन नहीं आया तो फिर इसने खुद तलाश करनी चालू करी, तो इसको अपने जैसा एक और मिल गया CH3। बोले वाह, तेरे पास भी अनपेयर्ड, मेरे पास भी अनपेयर्ड, चलो पेयरिंग करें। तो ये दोनों क्या करते हैं? अपने अपने अनपेयर्ड की पेयरिंग करवा लेते हैं। पेयरिंग करवाने से क्या होगा? इसका एक अनपेयर्ड इसके साथ पेयर होगा, दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, जो कि इनका मोटिव था बॉन्ड फॉर्मेशन का। और CH3 मिलके क्या बना लेंगे बेटा? C2H6। अच्छा मुझे बताइए, CH3 है ये जो CF3, इन सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा? है। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और इन्होंने ये जो मॉलिक्यूल बनाए हैं, डाइमर बना के दोनों आपस में मिलकर डाइमर बन गया। तो ये डाइमर क्यों बनाया? डाइमर बनाया अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए, मतलब यहां पर पेयरिंग हो गई है, और पेयरिंग हो गई है तो मतलब कोई भी अनपेयर्ड बचेगा नहीं, और अनपेयर्ड बचेगा नहीं तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक। आइए देखते हैं, CF3 की भी कहानी सेम है, एक अनपेयर्ड इसके पास, एक अनपेयर्ड इसके पास, दोनों ने अपने अपने अनपेयर्ड की पेयरिंग कर ली, डाइमर बना लिया। CF3 का डाइमर क्या बन जाएगा बेटा? C2F6। ClO3 के पास एक अनपेयर्ड, ClO3 के पास एक अनपेयर्ड, दोनों ने अपने अपने अनपेयर्ड की पेयरिंग कराई, किसका फॉर्मेशन कर लिया बेटा? Cl2O6 का। और NO2 के पास एक अनपेयर्ड, NO2 के पास एक अनपेयर्ड, दोनों ने पेयरिंग करा के डाइमर बना लिया। इसमें से ये जो थर्ड रिएक्शन है, ये काफी काम की आपके। क्यों काम की है? दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2O4, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2O4। बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का NCERT में पूरा एक टेबल दे रखा है, 12th का पोर्शन भी आपका बोर्ड का।
ग्रुप 15 पी ब्लॉक। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का पूरा एक टेबल दे रखा है जिसमें N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 ये सब दे रखे हैं आपको, और इन सब का प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, ये सारी बातें वहां लिखी है जो हमको पढ़ना भी है काफी डिटेल में। तो उसमें जो N2O4 के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि 2NO2 विल गिव N2O4, ठीक है, 2NO2 विल गिव N2O4। और ये N2O4 कैसे होगा, आप इसको रिएक्शन को ऐसे लिखें कि ये रिएक्शन को दो पार्ट में अपन ऐसे मेंशन करते हैं ना, इक्विलिब्रियम का साइन लगा रहा हूं। जब NO2 को आप कूल डाउन करोगे, लो टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर, कूल डाउन करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, N2O4। और जब आप इसको वार्म कर दोगे या हीट कर दोगे तो ये N2O4 टूट के वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में। कूल होने पर ये NO2 क्या है, गैस है एक्चुअल में, NO2 इज गैस, है ना। नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है गैसियस फॉर्म में मिलता है, और ये जो गैस होती है, ठीक है, ये NO2 इज ब्राउन गैस, भूरिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, भूरिया, ठीक है ना। ये ब्राउन गैस है, और ये जो है ये कलरलेस है। ये कैसा है, कलरलेस। प्रॉपर्टी इसकी है ना, काम आएगी आगे सिलेबस में। तो ये जो NO2 है ये ब्राउन कलर की गैस होती है, और ये ब्राउन कलर की गैस, गैस को अगर आपने टेम्परेचर, गैस अगर हाई टेम्परेचर पे गैस है ना तो बहुत रैपिड मोशन करेगी। जैसे ही टेम्परेचर कम करा तो उसका मोशन कम हो जाएगा, तो आपस में पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो कंबाइन हो जाएंगे। तो NO2 दोनों कंबाइन होके क्या बना लेगा, N2O4। और जब आप हीट दोगे तो वो बॉन्ड वापस से ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो वापस से गैसियस फॉर्म में जाके ये उड़ना चालू कर देंगे। तो NO2 को कूल डाउन करने पर क्या बन जाएगा बेटा, N2O4, और N2O4 को वार्म करने पर क्या बन जाएगा बेटा, NO2। दिस रिएक्शन, इस डायरेक्शन में जब मैं बात कर रहा हूं NO2 से N2O4 की, तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2O4। नोट डाउन कर लें इन चारों रिएक्शंस को। थर्ड वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। चलिए ना, अब ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ते हैं अगले केसेस की तरफ। यहां पर आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर आ रहे हैं जो अभी हमने बात करी, NO2 कूल डाउन करके क्या बनता है बेटा, N2O4। तो उसके स्ट्रक्चर पे बात करें, ध्यान से देखना। ये NO2 का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था कि नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, एक ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसके पास एक क्या होगा बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मान लीजिए एक और NO2 है, ध्यान से देखना, एक और NO2 है, उसके पास भी क्या है बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों अनपेड अनपेड ने आपस में क्या कर ली थी, पेयरिंग। पेयरिंग करा तो फॉर्मेशन किसका हो गया, इस नाइट्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, मतलब ये क्या बनेगा बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये यही है। ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, NO2 के बीच में क्या बन गया बेटा, सिंगल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन से एक डबल बॉन्डेड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक डबल बॉन्डेड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन से भी एक डबल बॉन्डेड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें, देखो ये sp2 है, ये भी sp2 है। sp2 कैसे हो गया, आप इसको हाफ b प्लस माइनस c प्लस से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सेंट्रल एटम एक से ज्यादा है, तो आपको किससे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब जरा इसमें आप काउंट करिए, तो नाइट्रोजन के आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, एक। इस नाइट्रोजन को निकाले, 1 2 3। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पहला बॉन्ड है, और पहला बॉन्ड है मतलब सिग्मा है, ठीक है ना। तो कितने सिग्मा हो गए, 3, और इस पे लोन पेयर 0 है, क्योंकि इसका अनपेयर्ड भी बॉन्डिंग में आ गया, लोन पेयर है नहीं। आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4, और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक है।
तो यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कितने 3, सिग्मा 3, लोन पेयर 0, H का वैल्यू 3 आएगा और 3 का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा sp2। लेकिन ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला था इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा था बेटा, पैरामैग्नेटिक। और ये कौन से कलर की गैस थी बेटा, ब्राउन कलर की गैस थी, भूरिया जिसको मैंने बोला। और यहां पर जब आप आओगे तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक। और पार्टिकल्स एसोसिएट हुए, मतलब गैस के बाद अगर पार्टिकल कंबाइन होते हैं, पास आते हैं, तो गैस से या तो लिक्विड या फिर सॉलिड मिलेगा। तो ये सॉलिड भी है, लिक्विड भी मिलता है, दोनों बातें लिखी एनसीईआरटी ने, बट अपन अभी सॉलिड लिख रहे हैं इसको, ठीक है। अब इसमें यहां पर बॉन्ड एंगल के बारे में कुछ बात लिखी गई है, दैट इज θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन 120 डिग्री। मतलब इसके जो भी बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से ज्यादा है। पर कौन है इसमें θ1 और कौन है इसमें θ2? याद करिए, ये वाला एंगल अपन ने कितना बोला था, 134 डिग्री। और ये है ना, ये वाला जो एंगल है इस पे बात हो रही, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं बेटा θ2, इसको हम लोग बोल रहे हैं बेटा θ1। तो θ1 इज मोर देन θ2 इज ग्रेटर देन 120 डिग्री। ये एंगल कितने का बताया गया आपको, 134 डिग्री। और एनसीईआरटी इस एंगल को लिखता है 135 डिग्री। कितना लिखता है बेटा, 135 डिग्री। तो एनसीईआरटी में आप जब डायग्राम देखेंगे ना, ध्यान सुनना, ये ऐसी बात है, इसमें जनरली क्या चलता है, जनरली ये चलता है कि ये वाला एंगल बड़ा है और वो वाला एंगल छोटा है। पर एनसीईआरटी आप उठा के देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर जो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर टेबल दे रखा है आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का, उसके अंदर आप उठा के देखेंगे तो वैल्यू लिखी हुई है, इसकी लिखी है 134 और इसकी वैल्यू क्या लिखी है 135। तो अपने को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चलना है। ये जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा मार्केट में कि क्या था और क्या हो गया। और ध्यान रखना कि ये एंगल था 135 डिग्री, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, और ये एंगल कितना दे रखा है बेटा, 134 डिग्री। तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये एंगल मान के चलने पड़ेंगे। और दोनों एंगल कितने हैं बेटा, 120 डिग्री से ज्यादा है। नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें स्ट्रक्चर भी आ गया आपका, NO2 का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम बना चुके हैं, N2O4 का स्ट्रक्चर आ जाता है इसके अंदर। और ये θ1 θ2 याद रख सके तो रख लीजिएगा। आज तक तो वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, जब भी पूछा जाएगा तो धमाका मचेगा। तो परसों इम्तिहान था आपका, है ना, टेस्ट नंबर 3 वैसे तो आपका ऑफिशियली, बट अप्रैल से आने के बाद टेस्ट नंबर 2 था आपका। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक गया होगा। जिनका अच्छा गया बहुत बढ़िया, जिनका खराब गया और भी बढ़िया, और मेहनत करते रहेंगे, ठीक है ना। लगे रहना है, कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, सब आपको यहीं बैठे बैठे धीरे धीरे एनालाइज होते जाएगा। कंपटीशन खुद ब खुद कम होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। अभी 2 महीने हुए हैं, 4 महीने होंगे, फिर 6 महीने, दिवाली आते आते तो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, ठीक है। ये हर साल का ट्रेंड होता है, हर साल का पैटर्न होता है, इसीलिए लगे रहें, है ना, कछुआ बने रहें, लगे रहें, रेस में चलते रहना है, बस चलते रहोगे ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाओगे। क्या बेटा, हो जाता है बेटा। कुछ बच्चे निराश, हताश, बेचैन होके पढ़ना बंद कर देते हैं। एक बार नंबर नहीं आया, अरे हमसे नहीं होगा, 2 बार नहीं आया, हमसे नहीं होगा, दूसरे के ज्यादा नंबर देख के खुद परेशान होने लगते हैं। अपने आप कम होता है। किसी को बोर्ड की टेंशन सताने लगेगी, किसी को माता पिता की याद आने लगेगी, किसी को खाना अच्छा नहीं मिलेगा, सब अपने आप कम हो जाए, चिंता ना करें, ठीक है। कंपटीशन अपने आप कम होता है बेटा, ये हर साल का ट्रेंड है, तो इसीलिए कंपटीशन की ज्यादा टेंशन लेना। अब जिन्होंने पर्चा भरा है वो एग्जाम देने तो जाएंगे, लेकिन वो एक्चुअल में रेस में होंगे नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। चले आइए, यहां पर बात कर रहे हैं ClO3 की, इसलिए जीतता वही जो आखिरी तक मैदान में टिके रहता है। बस आपको टिके रहना है, चलते रहिए,
चलते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, बस खत्म बात। दूसरा जो नहीं कर रहा और आप कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो डिफरेंस तो आएगा। जो नहीं पढ़ रहा है और जो पढ़ रहा है, कुछ तो डिफरेंस आएगा। वही डिफरेंस होता है एग्जाम में सिलेक्शन होने का और नहीं होने का। सब्जेक्ट को देखो, एक बात समझ लो, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हो ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, है ना, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायो, सब्जेक्ट को सीखने का एक समय होता है, वो समय आपको देना पड़ता है। इस साल दो तो इस साल सीखोगे, अगले साल दोगे तो अगले साल सीखोगे, उसके अगले साल दोगे तो उसके अगले साल। ये फिक्स है बेटा। मतलब कुछ भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको एकदम से आ जाएगी, आपको हर चीज को समय देना पड़ता है ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखे थे साल भर में, बता चुका हूं मैं पहले भी आपको। तो वो समय देना पड़ता है। तो आप सब्जेक्ट को जब तक टाइम नहीं दोगे, आप नहीं सीख सकते। तो वो टाइम जितनी जल्दी दे दें अपन, उतना अच्छा है, वरना फिर कॉम्पिटिशन तो कम होगा। आइए इधर बात करते हैं ClO3 की। ClO3 के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा था बेटा, Cl2O6। डायग्राम देख लें, ClO3 का ये डायग्राम हमने बनाया था। तो इस ClO3 को देखो ध्यान से, ये एक ClO3 में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन के पास, और दूसरे ClO3 का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन के पास, दोनों ने आपस में क्या कर लिया बेटा, डाइमर का फॉर्मेशन कर लिया है। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन के आ जाता है बेटा, Cl2O6 का। तो कोई आपसे पूछे कि Cl2O6 का स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। अच्छा एक और बात बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस Cl2O3 का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, Cl2O6 के अंदर क्लोरीन का अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, तो बताइए क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, अगेन sp3। कैसे निकलेगा, स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा। इस क्लोरीन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3 एंड मैग्नेटिक नेचर विल बी डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहां पर हम लोगों ने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से रिलेटेड जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है, उससे रिलेटेड जो भी बातें दे रखी है वो डिस्कस करी। अब इसमें दो एग्जांपल्स पे खासकर अभी हमें और डिस्कशन करना है। एग्जांपल तो 3 लिखेंगे वैसे हम, पर 2 एग्जांपल पे मेनली डिस्कशन करना है, जहां पर आपको 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के बारे में सीखना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर। अब वो क्या कंडीशन है देखते हैं, पहले आप डायग्राम बना ले फटाफट। चले आइए यहां पर डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक नोट बनाइएगा और लिखेगा, नोट बनाइएगा और लिखेगा। नोट में 3 एग्जांपल आपको कंसीडर करने, NoClO2 O2-1, ये 3 एग्जांपल लिखिए। NoClO2 एंड O2-1 है ना, contain 2 centered 3 electron bond, contain 2 centered 3 electron bond, contain 2 centered 3 electron bond। ध्यान सुनिएगा, ये क्या है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आइए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले देखिए, बॉन्ड जब भी बनता है ना, ध्यान से देखिएगा, मान लो ये ए और बी है, 2 एटम है। 2 सेंटर्ड का मतलब क्या है, 2 एटम होने चाहिए, पहली बात तो 2 सेंटर्ड है ना, इसको ध्यान रखना, इसको कार्बन मत समझ लेना। 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं इसको, है ना। बच्चा जब पहली बार देखता है 2C लिख देते हैं तो वो कार्बन समझ लेता है, कार्बन वार्बन नहीं है ये। इसका फुल फॉर्म क्या है, 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ध्यान सुनिए, 2 सेंटर का मतलब 2 सेंटर, 2 सेंटर मतलब 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस मतलब 2 एटम, 2 एटम है, और 2 एटम के बीच में अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराते हैं, तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं 2 सेंटर के बीच में। अगर कभी ऐसे कंडीशन आ जाए, ए और बी 2 एटम है और उसके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो सेंटर कितने, 2, और इलेक्ट्रॉन कितना, 1, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और मान लीजिए एटम कितने, 2, और इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं 3, तो इसे क्या बोला जाएगा बेटा, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या ये सब जो है ना, ये इन बॉन्डों से अलग है। ये बॉन्ड भी सुन रखे होंगे आपने, एक होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और एक होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिनको ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये बॉन्ड्स अलग है बेटा। यहां पर कितने सेंटर है, 3, और अभी हम कितने सेंटर की बात कर रहे हैं, 2। तो ध्यान रखिएगा, इसको इससे कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें, इसको इससे रिलेट ना करें। ये अलग बॉन्ड से, ये अलग बॉन्ड से। तो अभी हम लोग 2 सेंटर की बात करें। अब नॉर्मली क्या होता है, ध्यान सुनना, नॉर्मली ऐसा होता है कि बेटा जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात आती है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, कौन सा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे H और H लिया।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ऐसा जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान सुनना। पहले एक बात बताओ, अगर आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या दिया जाए बेटा? ClO2। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें। ClO2 का मैं आपको बोलूं हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जरा रफ में निकालिए हाइब्रिडाइजेशन, रफ में निकालिए ClO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। निकाल ले आराम से हाइब्रिडाइजेशन। ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ओरिजिनल H की वैल्यू कितनी आ रही है? 3.5। ठीक है, तो आपका H इसका जो आ रहा है ना ओरिजिनल, वो आ रहा है 7 + 0। 7 + 0 को हाफ कर दिया 3.5। 3.5 आते ही समझ में आ गया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो या तो लोअर पे या हायर पे। अब उसके लिए किसको देखेंगे? EN को। साइड एटम का EN ज्यादा है या कम है बेटा? ज्यादा। तो किस पे राउंड ऑफ करोगे? हायर पे। हायर पे राउंड ऑफ करोगे तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। और 4 मतलब sp3। सर अभी तक तो यही सीखा, बिल्कुल यही सीखा, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल मिला है नेचर में, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं मिला। क्या मिला है? sp2। अब सर ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे हो गया कि सर इसको sp3 क्यों मान रहे थे, इसको sp2 क्यों मान रहे थे, वो सारी बातें अपने को यहां पर समझ नहीं। ध्यान सुनना, एक्चुअल में क्या होता है कि ClO2, ध्यान से सुनना, ClO2 को अगर इसके हिसाब से चल रहे हो आप, तो स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, ध्यान सुनते जाना, समझते जाना। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ऑक्सीजन कितने आ रहे? 2। तो बेटा 2 ऑक्सीजन जो आएंगे वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? डबल बॉन्ड। और 1 ऑक्सीजन जो आएगा वो भी क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। ऐसा कहानी होगा। ऐसे कहानी में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ये कहानी बन गई। ये ClO2 है। मुझे बताइए, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दिख रहा है, क्या ये लोन पेयर है कि नहीं है बेटा? है। 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसके पेयर को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। और ये लोन पेयर है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अकेला इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड मान के चलेंगे। अब बताइए मुझे, इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा? 2। तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो सिग्मा कितना आता है? 2। लोन पेयर कितने आते हैं? लोन पेयर कितने आते हैं? एक पूरा लोन पेयर और एक आधा लोन पेयर। तब जाके H का वैल्यू कितना निकल के आता? 3.5। फिर हमने क्या बोला था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको कब लोन पेयर कंसिडर करना है और कब उसको ट्रीटेड एज नथिंग करना है। अगर साइड एटम का EN ज्यादा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ लोन पेयर। इसको अगर पूरा लोन पेयर मान लोगे तो बताइए लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2। तो ये 1.5 का क्या हो जाएगा? 2। और 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। और 4 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए था? sp3। ये अपन डिस्कस कर रहे थे जो अभी तक, वो ये है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे पिछले जो मॉलिक्यूल थे ना बेटा, पिछले इन मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था तो वो आगे जाके खुद के जैसे स्पीशीज के साथ क्या कर रहा था? डाइमर बना रहा था। अब मुझे बताओ, ये जो ClO3 है, ClO2 है सॉरी, इस ClO2 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। ये तो पेयर्ड है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बॉन्डिंग तो उसको करनी है जो अनपेयर्ड है। तो ClO2 अगर पेयरिंग करता तो बताइए किसका फॉर्मेशन हो जाता? Cl2O4 का। अब नेचर में अंडर नॉर्मल कंडीशन कभी Cl2O4 एग्जिस्ट करता हुआ मिला ही नहीं। अच्छा, अगर Cl2O4 नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? अब उसका कारण ढूंढा गया तो कारण ये निकल के आया कि भैया ये डाइमर तो तब बनाता जब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता। क्या होता? फ्री। फ्री के 2 मतलब होते हैं हिंदी में, क्या होते हैं? एक तो मुफ्त और एक मुक्त। फ्री, एक तो मुफ्त और एक मुक्त। तो ये मुफ्त वाली बात नहीं कर रहा, ये मुक्त वाली बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन अकेला होता, फ्री होता, इंडिपेंडेंट होता तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता। अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता तो ClO2 मिलकर क्या बनाते बेटा? Cl2O4 बनाते, डाइमर बनाते। पर ये डाइमर मिला नहीं। डाइमर मिला नहीं मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा या फ्री नहीं होगा बेटा? फ्री नहीं होगा, क्योंकि फ्री होता तो डाइमर जरूर बनाता। तो फिर क्या बोला गया कि भैया जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो कहां गया? कहीं तो होना चाहिए। तो ऐसा माना गया कि ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुका है, और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुका है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपन क्या करते हैं? यहां से हटा देते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को उठा के किसी एक बॉन्ड में बता देते हैं। और जब ये ऐसा कर दिया तो मुझे बताओ,
इस बॉन्ड के अंदर Cl और O के बीच में ऊपर वाला जो सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, जो भी मान लो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3। इस तरह के बॉन्ड को क्या बोला जाएगा बेटा? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से ये डाइमर का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होना चाहिए था वो ऑलरेडी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। और अगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया तो अब किसी और से बॉन्ड बनाने के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा, और अवेलेबल नहीं होगा इसका मतलब है वो डाइमर का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अब सुनिए, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है आपका ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने तो बोला कि वो जो आधा इलेक्ट्रॉन था उसको भी आपने लोन पेयर में काउंट किया था यहां पर, लेकिन वो तो अब लोन पेयर की तरह काम ही नहीं कर रहा, वो तो बॉन्ड पेयर बन गया है। तो अब मुझे बताओ, इस डायग्राम को देखकर बताओ, सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 2। लोन पेयर कितना है? 1। और अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो H का वैल्यू कितना आएगा? 3। और 3 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp2। और यही कारनामा NO के अंदर भी होता है कि NO के अंदर, ध्यान सुनना, NO के अंदर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इन 5 में से नाइट्रोजन के पास 3 तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 अनपेड होते हैं, और एक क्या होता है बेटा? लोन पेयर। अब ये जो ऑक्सीजन आया, एक ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड होते हैं? 2। तो एक ऑक्सीजन ने इसके साथ 2 के साथ पेयरिंग कर ली। अभी इसके पास कितना अनपेड बचा? 1। और एक क्या आ गया? लोन पेयर। एक लोन पेयर, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। सेम कहानी, एक लोन पेयर और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्री होता तो ये अगले NO के साथ डाइमर बनाता, और अगर डाइमर बनाता तो नेचर में N2O2 नॉर्मल कंडीशन में मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। पर N2O2 आज तक मिला ही नहीं। अब मिला नहीं, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ था। कि क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ऐसा माना गया कि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये ऑलरेडी इस बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है, और बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है तो अब ये फ्री नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है तो फिर आगे किससे बॉन्ड बनाएगा? जब आगे बॉन्ड ही नहीं बनाएगा किसी से, आगे जब NO अगले NO से बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है, तो फिर डाइमर नहीं बनेगा, और डाइमर नहीं बनेगा इसलिए N2O2 का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। सिर्फ ये एक कारण नहीं है, कारण दूसरे भी है। कारण क्या है? कारण है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्टेबिलिटी। कायदे से, ध्यान सुनना, कायदे से थोड़ा बहुत MOT का आइडिया हो अगर आपको, तो क्या आप ये जानते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन वालों का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है? वो एक ट्रिक बताते हैं MOT के अंदर, है ना, वो वाली बात कर रहा हूं। ध्यान सुनना बेटा, अगर किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। और किसी के पास 15 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा? 2.5। ध्यान सुनना मेरी बात को, कितना होता है? 2.5। मुझे बताइए, जब आप NO को एज एन एग्जांपल, मैं आपको दूसरी चीजें बता रहा हूं, यहां पर तो मैंने सिर्फ आपको डाइमर से समझाया, लेकिन कारण सिर्फ डाइमर नहीं है, कारण बहुत सारी चीजें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, उन सब पे भी फर्क आया, इसीलिए ऐसा माना गया। मान लो यहां पर अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन यही होता मान लो, तो कैसा बॉन्ड बनता? डबल बॉन्ड बनता। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के नॉर्मल डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते बेटा? 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता, बॉन्ड स्टेबिलिटी होता, बॉन्ड स्ट्रेंथ होता, वो एक्चुअल में जो होना था उसके मुकाबले यहां पर ज्यादा मिला। ज्यादा कैसे मिला मुझे बताओ? अगर ऐसा होता तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होती? ऐसा है तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या है? 2.5 नहीं, 2। क्यों? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? कितने बॉन्ड? इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है? 2 ही तो बॉन्ड है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, और इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2। लेकिन मुझे बताइए, क्या NO एक्चुअल में 15 इलेक्ट्रॉन का स्पीशीज है या नहीं है? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए कि 2.5 होना चाहिए? 2.5। ये MOT में प्रूव होगा। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए? 5। और 5 इलेक्ट्रॉन कब आएंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन पहले से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा मतलब वो बॉन्ड कैसा बन जाएगा? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कोई एक 3 रहेगा, कोई एक 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब एक और बात, अगर NO का डबल बॉन्ड होता तो उसके मुकाबले जब 2.5 वाला बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एनर्जी सब कुछ पहले के मुकाबले ज्यादा होगी, जो कि एक्चुअल में ये मिलता भी है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इन सारे मॉलिक्यूल्स में आपको कैसा बॉन्ड मिलता है बेटा? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो स्टेटमेंट अपन ने लिखा NOClO2 O2 माइनस कंटेन 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आइए इसको अब यहां पर मैं थोड़ा फेयर फॉर्म में आपको समझा देता हूं, एक बार एग्जांपल लिखवा देता हूं, ध्यान से देखिएगा।
पहला एग्जांपल हम लोग कौन सा ले रहे हैं बेटा, ClO2। ध्यान से देखिएगा, ClO2 की कंडीशन को समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन की कहानी कुछ इस तरह से बन के आती है, इन्होंने पहले डबल बॉन्ड बनाया होता और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए इसने यहां पर भी डबल बॉन्ड बनाया होता, तो यहां ऑक्सीजन इस तरह से आते 1 2 3 4 5 6। नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से ये आता लोन पेयर और ये आता आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जब हम सॉल्व करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने आते हैं बेटा, तो 2, सॉरी सिग्मा बॉन्ड कितने आते हैं 2, और लोन पेयर कितना आता है बेटा 1.5। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो एच का वैल्यू क्या आता है 3.5, और इसको आप राउंड ऑफ करके क्या मान लेते हैं बेटा 4, जो कि कायदे से हम लोगों ने अभी तक सीखा था। लेकिन ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं होगा, ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ClO3 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता और वो अनपेयर्ड आगे जाके क्या बनाता बेटा, डाइमर बनाता। फिर क्या माना गया, माना ऐसा गया कि ClO2 के अंदर क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का लोन पेयर, इधर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहां पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। तो ये इलेक्ट्रॉन 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 ये हो गया, और वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी बॉन्ड के अंदर आ जाएगा, और मान लो वो बॉन्ड यहां पर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करेगा एक्चुअल में, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, चारों जगह घूमेगा। पर जिस टाइम पे जहां भी होगा उस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। और इसीलिए इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोल दिया जाएगा बेटा, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसके अंदर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो सिग्मा बॉन्ड 2 आएंगे, लोन पेयर केवल 1 आएगा, और H का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 3, और H का वैल्यू 3 आने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बेटा, sp2। sp2 की आइडियल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और मुझे बताइए यहां पर क्या लोन पेयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, आ रहा है। पोजीशन तैयार हुई, 3 साइड एटम कितने आए, 2, तो एक लोन पेयर आएगा। और अगर ट्राइगोनल प्लेनर में एक लोन पेयर आता है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या बन जाती है बेटा, वी शेप या फिर बैंड शेप। तो पहले इसको नोट डाउन करिए, पहले वाले एग्जांपल को, फिर आते हैं NO के ऊपर। कर ले बेटा नोट डाउन, ठीक है। अब इसके बाद NO का स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने। NO में अगर हम नॉर्मली जाते तो बेटा ये डबल बॉन्ड ऐसा बनता, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता, बट ये अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होता तो ये अगले NO से क्या होता बेटा, डाइमराइज होता और N2O2 बनता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी क्या हो गया बेटा, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है। तो इस तरह की कंडीशन बन के आ रही है, नोट डाउन कर लें इसे भी।
और फिर एक स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं जहां पर ये जो पॉइंट अभी हमने सीखा इसको अलग से लिख रहे हैं हम लोग। चलिए ना, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। इन NO and ClO2, in NO and ClO2, the unpaired electron has already participated in two centered 3 electron bond, has already participated in two centered 3 electron bond. Hence it is not available to participate in dimer formation under normal conditions. क्या कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल में NO और ClO2 इसका जो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में फ्री होता, अवेलेबल होता, तो वो डाइमर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता। लेकिन वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इंक्लूड हो चुका है, और इसीलिए वो अब डाइमर फॉर्मेशन के लिए आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, और इसलिए इनके डाइमर्स नॉर्मल कंडीशन में एटलीस्ट आपको बनते हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस जो आता है दैट इज change in hybridization. अब ये जो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या पॉइंट है इसको समझते हैं। चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि एक्चुअल में किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जो होना चाहिए था किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है आइए उस पर बात करते हैं। एक्चुअल में मान लीजिए मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो इस पूरे टॉपिक का वो लेता हूं, और वो क्या है बेटा, PCl5। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। PCl5 पहले भी मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में कि आपके बोर्ड में 1 मार्क में बहुत बार पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है ना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये तो कम से कम अपने को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, PCl5 जो है ना, ये आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है बेटा, कोवेलेंट है ना। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालते तो किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड का। अब अगर PCl5 की बात की जाए तो देखो, आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स में अगर हम लोग बात करें तो आयनिक बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं, और आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं तो पार्टिकल कंपैरेटिवली क्लोजली पैक्ड होते हैं। और ये कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, कोवेलेंट। कोवेलेंट मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, वो वीक फोर्सेज होते हैं, तो वो आयनिक के मुकाबले थोड़े से वीक होंगे। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक है, इसका मतलब है ये पास पास पैक्ड होंगे या दूर दूर पैक्ड होंगे बेटा, दूर दूर पैक्ड होंगे। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, दूर होंगे। दूर होने का मतलब देखो, पास पास पैक होंगे तो सॉलिड, थोड़े दूर होंगे तो लिक्विड, और दूर होंगे तो गैस। तो जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड आपको कौन से फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड या गैस। ये जो PCl5 है ना, PCl5 एक्चुअली कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म में। ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड या तो लिक्विड या गैस, जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो है। NH3 अमोनिया गैसियस फॉर्म में मिलता है, जो एक्चुअल उसका फॉर्म है। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको कंप्रेस करते जाओ। गैस को कंप्रेस करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और कंप्रेस करोगे तो सॉलिड बन जाएगा। तो आप किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर थिंग्स। लेकिन जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है PCl5 का या कोवेलेंट कंपाउंड्स का, जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है वो या तो लिक्विड होता है या गैस होता है। और हम क्या करने वाले कि हम इस लिक्विड और गैस को कंप्रेस करके कौन से फॉर्म में लाएंगे, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में लाते ही ये आयनिक नेचर शो करने लगे। कौन सा नेचर शो करने लगे, आयनिक।
क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा। लेकिन अब ये सॉलिड जब बनेंगे तो ये सॉलिड बनेंगे कैसे, उसके ऊपर बात करते हैं। आपको यहां पर कुछ इक्वेशंस बताई जाएंगी, वो इक्वेशन अपने को देखनी है। मान लीजिए एक PCl5 है और एक PCl5 है। जब ये दो मॉलिक्यूल को आपस में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बढ़ाना है, इनको अपने बीच में कौन सा इंटरेक्शन लाना है, आयनिक इंटरेक्शन लाना है, तो इनमें से एक को कैटायन बनना पड़ेगा और एक को एनायन बनना पड़ेगा। और ऐसे केसेस में जनरली आपके सिलेबस में जो केसेस आएंगे मैं बता दूं आपको, तो उसमें सेंट्रल एटम के आसपास या तो हेलोजन होगा इस तरह से, या सेंट्रल एटम के आसपास ऑक्सीजन होगा। ये दो तरह के केसेस आपको पढ़ने होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि कैटायन बनने के लिए इससे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लूज करना पड़ेगा। मतलब ये बेसिकली क्या करेगा, यहां से एक Cl यहां ट्रांसफर कर देगा। Cl पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। मान लीजिए एक Cl यहां से निकल गया तो ये बन जाएगा PCl4 प्लस, क्योंकि एक माइनस गया, और इस पे एक Cl माइनस जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, PCl6 माइनस। और जैसे ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस बना, इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन आ जाएगा बेटा, आयनिक इंटरेक्शन आएगा। और आयनिक इंटरेक्शन की वजह से इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, पैकिंग क्लोज हो जाएगी, और पैकिंग क्लोज हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सॉलिड। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5, तो आप PCl5 को नॉर्मली क्या मान के चलेंगे, गैस, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। लेकिन आपसे पूछा जाए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सॉलिड PCl5, अब आंसर बदल जाएगा। बहुत ध्यान रखना इस बात का, गैस के बदले सॉलिड। ऐसे छोटा सा ये जो एस लटका के दे देगा ना आपको कई बार कंपाउंड्स के बाजू में, ध्यान रखना ये सॉलिड आते ही कहानियां बदल जाएंगी कई बार आपके सिलेबस में। सॉलिड PCl5 का मतलब अब वो PCl5 है ही नहीं, वो तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस है। PCl4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 और PCl6 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2। ये सब आप पढ़ चुके हो, वो जो मैंने 20-25 एग्जांपल दिए थे वो ये जो अभी आप पढ़ने वाले हो उन्हीं को पहले मैं करवा चुका हूं आपको। तो होगा क्या कि यहां पर जो PCl5 सॉलिड होगा, मैं रिएक्शन को यहां पर बैलेंस कर दूं तो यहां पर कितने PCl5 होंगे, दो। कहानी क्या होगी, एक PCl5 इधर, एक PCl5 इधर, एक को कैटायन बनना है, एक को एनायन बनना है, एक Cl निकाल के इधर चिपका दो। जैसे ये किया तो बताइए यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, PCl4 प्लस, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, PCl6 माइनस। अब आपसे कोई बोले इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो तो आपको आना चाहिए sp3, और आपसे कोई पूछे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो sp3d2। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5, sp3d, क्योंकि कुछ नहीं बोला मतलब गैसियस है, ओरिजिनल फॉर्म है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायन इन सॉलिड PCl5। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड PCl5 का कैटायन होता कौन है। अगर आपको उसका कैटायन ही नहीं पता है, आपको कितना भी हाइब्रिडाइजेशन आता हो, बेबस लाचार। आपसे पूछेगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायन इन सॉलिड PCl5, तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड PCl5 का एनायन कौन बनता है बेटा, PCl6 माइनस। बाकी हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकाल लोगे, उसमें परेशानी नहीं आएगी, बट ये इक्वेशन कैसे बनती है वो समझिएगा कि दो PCl5 तो एक का Cl उठा के इधर लगा दिया तो इधर बन गया PCl4 और इधर क्या बन गया बेटा, PCl6। आगे सुनिएगा, अगला एग्जाम्पल सेम पैटर्न पे ले रहा हूं। आपको दिया IF5 सॉलिड, अगेन नॉन मेटल कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादातर आपको लिक्विड या गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन अगर इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो इसे आयनिक बनना पड़ेगा। मुझे बताइए यहां पर साइड एटम ऑक्सीजन है या हेलोजन है बेटा, हेलोजन। वही कहानी करनी है, एक दो मॉलिक्यूल मान के चले और एक इधर से उठा के उधर कर दे, मतलब एक IF5 इधर, एक IF5 इधर, इधर से कौन निकलेगा, F माइनस इधर चिपका दो। तो बताइए यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक क्या बन जाएगा बेटा, IF4 प्लस, और एक क्या बन जाएगा बेटा, IF6 माइनस। दोनों की कहानी बिल्कुल सेम, 4 प्लस 6 माइनस, पैटर्न सेम रहेगा। अच्छा मुझे बताइए अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमें आता है, तो हाँ, उसका हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन यहां नहीं लिख रहा हूं, वो मैं मान के चल रहा हूं कि आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आइए थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन आपको दिया गया बेटा PBr5 सॉलिड। अब यहां पर मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, यहां 2 आएगा है ना, मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, मान के चलिएगा कि बैलेंसिंग अब आप इतना कर सकते हैं, 2 आयोडीन दिख रहा है, 10 फ्लोरीन दिख रहा है, तो उस हिसाब से यहां 2 आना चाहिए। PBr5 सॉलिड, बताइए क्या होगा, एक PBr5 इधर, एक PBr5 इधर, इधर से क्या निकालना है, Br माइनस, इधर गया तो बताइए क्या बनेगा, बताइए PBr4 और PBr6, ये बन जाएगा। कैसा बनेगा, उसके जैसा बन जाएगा बिल्कुल। ये बनना चाहिए था लेकिन ये बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है, ध्यान सुनिएगा। PBr5 इधर, PBr5 इधर, हमने क्या बोला, इधर से एक Br माइनस निकाल के इधर चिपका देते हैं। अगर ये कर देते तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता तो
ये जो बनता PbR6 माइनस, ये एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों लग गया इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस? याद करिए केसेस पढ़े थे, SiF6 माइनस, SiCl6 माइनस, PCl6 माइनस। मैंने बताया था कि यहां पर यही बड़ी मुश्किल से एग्जिस्ट कर पा रहा था। तो यहां तो फास्फोरस के पास क्लोरीन थे, यहां तो फास्फोरस के पास 6 ब्रोमीन है। इसके एग्जिस्टेंस में बड़ी मुश्किल से एग्जिस्ट कर पाया था। ये तो नहीं कर रहा था, ये कर गया था फिर भी, क्योंकि इसमें एक ही बड़ा एनायन था Cl माइनस, इसमें 2 बड़े एनायन थे Cl माइनस। तो ये तो बहुत बड़े एनायन है बेटा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इसका Br माइनस यहां जाके अटैक करेगा, तो करेगा किस पे? जब वो बन ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। पर क्या केटायन एनायन तो इसको बनाना है, क्योंकि इसको सॉलिड बनना है। तो ये यहां से क्या निकालेगा? एक Br माइनस तो निकालेगा। तो PbR4 प्लस और Br माइनस, ये 2 एनायन बनेंगे। तो ये जो पैटर्न चल रहा है, पैटर्न वही है। PbR4 प्लस तो बना, लेकिन यहां पर वो जो Br निकला, वो अगले PbR5 पे अटैक जब करेगा तो वो मॉलिक्यूल बन नहीं पाएगा, और इसीलिए वो अटैक कर ही नहीं पाएगा। और अटैक कर नहीं पाएगा तो अकेला घूमते रहेगा, लेकिन केटायन एनायन बनाएगा। और केटायन एनायन बनाएगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तब जाके ये किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलेगा। अकेले का काय का हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन तो पॉलीएटॉमिक स्पीशीज का निकलता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर के केस पे चलते हैं। आइए बताइएगा मुझे, हमने यहां पर लिया XeF6, ध्यान से देखिए, XeF6 सॉलिड। अब मुझे बताइए इसके अंदर भी कहानी समझिएगा, एक XeF6 इधर, एक XeF6 इधर, इधर से फ्लोरीन निकाल के उधर चिपकाना है। तो बताइए क्या बन जाएगा? XeF5 प्लस, और इधर क्या बनना चाहिए? XeF7 माइनस। जरा एक बात बताओ, अगर मैं XeF7 माइनस बनाता हूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन निकालो, निकालो। H का वैल्यू कितना आ रहा है? 8। अपन ने कहां तक पढ़ा? अपने सिलेबस में ये। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसकी भी कहानी बिल्कुल ऊपर वाले जैसी है। जैसे इधर Br माइनस मिला, इसका जो Br माइनस निकलेगा वो अटैक ही नहीं करेगा उसके ऊपर, और आपको यहां पर क्या मिलेगा? सिर्फ F माइनस मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूं 5वें नंबर के केस पे, ध्यान सुनिएगा। आपको दिया गया I2Cl6, ये सॉलिड या लिक्विड दोनों फॉर्म में मिल सकता है आपको। और एक एग्जाम्पल हम ऐसी से मिलता जुलता ले लेते हैं, Cl2O6। पहले ध्यान से देखिएगा ना, अब इन दोनों को देखना ध्यान से, इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे बताइए ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल थे, उन सारे मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कितने थे? एक एक। यहां पर सेंट्रल एटम ऑलरेडी 2 है, यहां ऑलरेडी 2 है। तो यहां 2 मॉलिक्यूल जो अपन कंसिडर कर रहे थे ना इधर उधर, वो करने की जरूरत नहीं, इसमें 2 है। इसमें खुद ही 2 छुपे हुए हैं। I2Cl6 को 2 हिस्सों में तोड़ दो। अगर आप I2Cl6 को 2 हिस्सों में तोड़ देते हो तो बताइए क्या क्या बन जाएगा? ICl3 और ICl3। पहले 2 बराबर हिस्से बना दो उसके। आप इसी को मोनोमर और डाइमर के फॉर्म में मान के चलिएगा। तो आप देखो, अगर I2Cl6 को 2 हिस्सों में मैंने ब्रेक करा, बराबर हिस्सों में, तो एक बन गया ICl3 और दूसरा भी क्या बन गया? ICl। अब इसमें केटायन एनायन बना लो। इसका एक Cl माइनस यहां शिफ्ट करो, तो एक Cl माइनस यहां शिफ्ट करा तो क्या बन जाएगा बेटा? ICl2 प्लस, और यहां क्या बन जाएगा? ICl4 माइनस। ये इसके आंसर्स है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा ICl2 का +1, और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा? ICl4 का -1। इसी तरीके से Cl2O6, बताइए यहां पर कितने सेंट्रल एटम थे? एक। तो आपको 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करने पड़े, यहां ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल इंक्लूडेड है। Cl2O6 किसका डाइमर है? ClO3 का। आज ही तो पढ़ा अभी। ये 2 मॉलिक्यूल ClO3 का डाइमर है बेटा। तो ये हमने आज ही डिस्कशन किया कि ये 2 का डाइमर है। अब जो ये Cl2O6 है, ये किस किस से मिलकर बना है? ClO3 और ClO3 से। करना क्या है? एक ऑक्सीजन उठा के यहां चिपका दो, एक ऑक्सीजन वहां चिपका है। तो बताइए यहां पर क्या बन जाएगा? ClO2 पे प्लस और ClO4 पे माइनस। तो इसका जो केटायन बनेगा वो बनेगा बेटा ClO2 प्लस, और यहां पर जो बनेगा वो बनेगा ClO4 माइनस। ये इक्वेशन मार्केट में बस लिख दी जाती है कि याद कर लो, करते रहना याद ना हो बे। कंडीशन समझ लो, मैकेनिज्म समझ लो, कैसे ये बनती है इक्वेशंस, ठीक है? ताकि एग्जाम में आ जाए तो अपन इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर पाए। आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनना। 2 और एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, उन पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8।
दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगेन एनसीईआरटी के पॉइंट पे चल रहे हैं हम लोग। N2O4 N2O5, मैंने बोला नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उसका टेबल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वहां पर ये पॉइंट आपको दिया हुआ। आज हमने NO2 का डाइमर भी बनाया था। NO2 का डाइमर कौन बना था? N2O4, भूरिया, याद करो। ये भूरिया का डाइमर है। यहां पर सेंट्रल एटम एक है कि दो है? तो इसको क्या है, दो N2O4 मानू या इसी को दो हिस्से तोड़ दो, दो हिस्से कर दो इसके, तो क्या बनेगा? एक NO2 और दूसरा भी NO2। क्या करना है? एक ऑक्सीजन यहां से यहां निकालना है। बताइए क्या बनेगा? NO पे आ जाएगा प्लस और NO3 पे आ जाएगा माइनस। क्या इस आयन का नाम पता है क्या आपको? नाइट्रेट आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। और इसको ये आप पढ़ोगे आगे जाके सिलेबस में आपके, नाइट्रोसोनियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम। ऑर्गेनिक में आप नाइट्रोसो ग्रुप सुना होगा आपने, NO को नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हैं, उसका केटायन है ये। तो अभी इधर देखें, इसका नाम बन जाएगा नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट या नाइट्रोसिलियम नाइट्रेट भी बोलते हैं। अभी मैंने एक लिख दिया। ये एक्चुअल में जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे 12th वाले पार्ट का जो हमारा है, उसमें लिगेंड्स आपको पढ़ने होते हैं। उसमें लिगेंड्स में ये एक लिगेंड की तरह काम करेगा, तो वहां यूज आएगा अपने को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है ये। आप एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में दो भूरे हैं, दो भूरे, एक भूरी गैस, क्या बोलते हैं? भूरी गैस, ब्राउन गैस है ना, हिंदी में बोलते हैं भूरी गैस। और एक आएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, भूरी वलय परीक्षण। ठीक है, संकुल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ध्यान सुनना, दो ब्राउन नाम मेंशन आएंगे, कंफ्यूज मत होना। एक होता है ब्राउन गैस और एक होता है ब्राउन कॉम्प्लेक्स या ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कुछ भी बोलते हैं। ब्राउन गैस का जब भी नाम आए तो कौन होगा? NO2। कौन होगा? NO2, जो भूरी आता है NO2। और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो होगा ना, उसमें वो कॉम्प्लेक्स होगा, वो अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, NO2 क्या होगा? ब्राउन गैस। क्या NO2 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होगा? क्या नहीं? ब्राउन सुन के मतलब ये मत टिक कर देना कि NO2 है। NO2 इज ब्राउन गैस। आइए इस पे बात करते हैं। अच्छा, इस पे कितने सेंट्रल एटम है बेटा? दो। इसको दो पार्ट में तोड़िए, तोड़िए, ना टूटे। क्यों ना टूटे? ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑड कंडीशन है, एटम बराबर नहीं टूट पाएंगे। समझ में आ रही है बात? भैया 5 ऑक्सीजन है तो दो हिस्सों में बराबर कैसे तोड़ पाओगे? तो चलो फिर भी तोड़ते, दो बराबर हिस्सों में तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? 2.5 और 2.5, तो जो आधा ऑक्सीजन है वो उधर शिफ्ट कर दो। बेसिकली कुल मिला के इसके अंदर आप दो बराबर हिस्से बना नहीं पाओगे। दो बराबर हिस्से तो ऐसे बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। एटम कभी भी जाएगा तो पूरा जाएगा, आधा एटम नहीं जाएगा। पर खैर, आपने अगर ऐसा तोड़ा तो अपन क्या कर रहे थे? इधर ऑक्सीजन जो है ना, ये आधा वाला इधर शिफ्ट कर दो, आधा वाला इधर शिफ्ट कर दो, तो इधर क्या बनेगा? NO2, और इधर क्या बनेगा? NO3। तो ये ऐसा ही मिलता है नेचर में, NO2 और NO3। NO3 वाला क्या बनेगा बेटा? एनायन। और NO2 वाला क्या बनेगा? कैटायन। और इसका जो नाम होगा, NO3 माइनस वाला जो आयन है वो कौन सा आयन है बेटा? नाइट्रेट आयन है, उसमें तो कुछ परेशानी है नहीं। NO2 प्लस जो है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम। ऊपर वाला कौन है? नाइट्रोसोनियम। ये कौन है बेटा? नाइट्रोनियम नाइट्रेट। नोट कर ले इसे। तो ये आपके 8 इक्वेशंस हैं यहां पर जो लिखी हुई है। इनमें से फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, फर्स्ट रटी ही होनी चाहिए। तरीका वैसे मैंने सबका बता दिया आपको कि क्या कंडीशन है, किस तरह से ये कैटायन एनायन फ्रेम हो रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन अपने को फर्स्ट तो बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए कि पूछ ले तो अपने को आना ही चाहिए। अब आपको याद करना है, रटना है, रटते रहिए, लेकिन मैकेनिज्म आपको बता दिया गया है ना, क्योंकि जब तक मैकेनिज्म नहीं पता तो फिर याद करने में कुछ भी नहीं रखा हुआ, फिर आप याद ही करते रहेंगे, कुछ होना जाना है नहीं। फर्स्ट इक्वेशन एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है, तो बोर्ड्स में आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वहां लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है हर बार आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने पी ब्लॉक में लिखा हुआ है ग्रुप 15 के अंदर, और वो आपके 12th बोर्ड का पार्ट है। अपन पढ़ बॉन्डिंग में रहे, लेकिन ये एनसीईआरटी के अंदर पी ब्लॉक में है, तो आपके बोर्ड्स में पूछी जाती है इक्वेशन कि सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट्स एज, तो आपको ये इक्वेशन लिखनी होती है। और उसके अगर 1 मार्क्स के बदले 2 मार्क्स में तो हाइब्रिडाइजेशन भी निकाला हो, और ज्यादा है तो फिर PCl4 प्लस और PCl6 का स्ट्रक्चर भी बनाओ,
फिर ऐसा चलता है ना, तो मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कितने में आंसर निपटाना है अपने को। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब क्वेश्चन लिखें। इसके बाद क्वेश्चन लिखें पहला, determine the hybridization and geometry, determine the hybridization and geometry, determine the hybridization and geometry of cation in solid PCl5, determine the hybridization and geometry of cation in solid PCl5। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसा आएगा जब PCl5 सॉलिड, अभी तो मैंने सॉलिड PCl5 बोला है तो आपको पढ़ने में सॉलिड आ जाएगा, एग्जाम में PCl5 के साथ वो छोटा सा एस लटका के दे देगा, तो ध्यान रखना इस बात का। सॉलिड आते ही समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब इसमें आपको सबसे पहले तो इसका केटायन पता होना चाहिए, एग्जाम में तो इतने, अब अपने को यही नहीं पता कि इसका केटायन PCl4+ तो कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बोल रहा हूं, लिखिएगा। पहला ऑप्शन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, पहला ऑप्शन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। अगला ऑप्शन sp3 पिरामिडल, अगला ऑप्शन sp3 पिरामिडल। तीसरा ऑप्शन sp3 टेट्राहेड्रल, तीसरा ऑप्शन sp3 टेट्राहेड्रल। चौथा ऑप्शन sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, फोर्थ ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? थर्ड है ना, sp3 टेट्राहेड्रल। आप PCl4+ जो केटायन है इसका, उसका जब हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या हाइब्रिडेशन निकल के आएगा बेटा? sp3। 4 पोजीशन तैयार हुई है, 4 ही साइड एटम में, कोई लोन पेयर नहीं आएगा, और इसका मतलब है ज्योमेट्री जो रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉनिक पूछता तो भी टेट्राहेड्रल, मॉलिक्यूलर पूछता तो भी टेट्राहेड्रल। अगर सिर्फ ज्योमेट्री पूछा है तो कौन सा ज्योमेट्री बताएंगे? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक है, ये अपना इसके ऊपर क्वेश्चन हुआ एक। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, जब सबका ब्रेक खत्म होगा तब आपका ब्रेक स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, which of the following ion do not exist, which of the following ion do not exist। पहला ऑप्शन लिखे, मतलब केसेस लिखते जाओ आप, तो उसमें टिक कर लेना कौन कौन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। पहला लिखे PCl4+1, PCl4 पे प्लस। अगला लिखे PBr4+, PBr4 पे +1। इसके बाद लिखे PCl6 पे -1, PCl6 पे -1। अगला लिखें PBr6 पे -1, PBr6 पे -1। अगला लिखें Pi6 पे -1, Pi6 पे -1। अगला लिखें Pi5, ओनली Pi5। अगला लिखें PBr5, PBr5। चलो सॉल्व करें सर। सबसे पहला केस क्या दिया गया आपको? PCl4+, वो तो अपन ने देख लिया, एग्जिस्ट करता ही है, उसका तो हाइब्रिडेशन निकाला ही अपन ने। फिर उसके बाद दे रखा शायद PBr4+, वो भी आपके सामने इक्वेशन में लिखा ही है, एग्जिस्ट कर जाएगा। उसके बाद PCl6-, वो एग्जिस्ट कर जाएगा, आपके सामने लिखा ही है। तो PBr4+, PCl4+ और PCl6- एग्जिस्ट करते हैं, बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा कौन आया उसमें? PBr6- एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, लिख लेना है ना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अगला केस कौन है? Pi6-1, ये तो और भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ब्रोमीन ही नहीं एग्जिस्ट करा तो ये तो आयोडीन है, आयोडीन का साइज तो और ज्यादा बड़ा है, तो Pi6- तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर कौन है अगला? Pi5 एग्जिस्ट नहीं करता है। आप देखो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है 8, इनमें से PCl5 लिखा है अपन ने, लिखा है PCl5 रिएक्टेंट साइड में, PBr5 भी लिखा है, Pi5 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। Pi5 में जो 5 आयोडीन है वही बहुत बड़े हैं, तो वो क्या करेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप करेंगे, तो Pi5 आपको अंडर नॉर्मल कंडीशन एग्जिस्ट करते हुए नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आए, ध्यान सुनना, क्या क्वेश्चन आए कि भाई PF5, PCl5, PBr5 और Pi5,
इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता? तो सीधा सीधा आंसर होना चाहिए Pi5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उसी में लग रहा होगा। तो Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसके अलावा कौन है? PBr5। तो PBr5 तो एग्जिस्ट करेगा, ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अगले केस की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बॉन्ड एंगल। चलिए बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। बॉन्ड एंगल है क्या? बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो बनता है या कोई भी स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें दो बिल्कुल एडजेसेंट पास पास वाले जो साइड एटम्स हैं और सेंट्रल एटम है उसके बीच के एंगल को अपन क्या बोलेंगे बेटा? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में सबसे पहली बात यहां पर हम कुछ जनरल बातें लिख रहे हैं जो आपको है ना पता होनी चाहिए कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। ठीक है, ये दो बातें अलग से कहीं पर भी मार्जिन में खोपचे में लिख लें क्योंकि ये काम आएंगे आगे सिलेबस में जैसे जैसे बढ़ेंगे। अभी बॉन्ड एंगल वाली बात तो अभी काम में आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ जब हम आगे पढ़ेंगे पूरा टॉपिक तब यूज में आएगा। बट ये एक जनरलाइजेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। अच्छा, इसी का उल्टा भी होगा, ध्यान रखना कि बॉन्ड एंगल एस कैरेक्टर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पी के इनवर्स है ना। ऑब्वियसली अगर एस का कैरेक्टर बढ़ेगा तो पी का कैरेक्टर कम होगा। चले आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। बॉन्ड एंगल की तरफ आते हैं। अब ऐसा पहली बात तो ये समझिए कि एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता कैसे है ना। ये अपन बोल देते हैं कि भैया एस कैरेक्टर ज्यादा बॉन्ड एंगल ज्यादा, लेकिन ये हुआ कैसे? ये बात बताओ, एस का शेप कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल। स्फीयर का एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का पूरा है ना। सेंट्रल एटम मान लो मैंने यहां पर रखा, सेंटर पर रखा इसके, ठीक है। अब मैं साइड एटम बना रहा हूं दो, ध्यान से देखना। ये एक साइड एटम, ये मान लो ये सेंट्रल एटम ए है, ये साइड एटम बी है, ये साइड एटम बी है। अभी मुझे बताओ मैंने स्फीयर का कितना पोर्शन कवर किया है? तो मैं ऐसा बोल दूं कि 25% कवर कर दिया है। जब एस का कैरेक्टर 25 है तो मुझे बताइए इसका ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? ध्यान से देख लीजिए, आपने एस कितना कवर करा? 1/4, तो बॉन्ड एंगल कितना बना? 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए ए यहीं पर है, एक साइड एटम बी यहीं पर है और मैंने अगला साइड एटम बी यहां लिया, तो बताइए मैंने कितना पोर्शन कवर करा बेटा? 50%। एस कैरेक्टर यहां से यहां जाने पर बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। बॉन्ड एंगल देखिए कम हुआ कि बढ़ा? बढ़ा। अब फिर एक सवाल आएगा मन में, सर ये घुमा के पूरा 100% कवर कर लो तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 360 या जीरो बोल सकते हैं, जीरो भी तो बोल सकते हैं। वो हो नहीं सकता क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में कम से कम 2 ऑर्बिटल होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कम से कम 2 ऑर्बिटल होंगे। एस का कैरेक्टर कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एस का कैरेक्टर जब जीरो होगा तो बॉन्ड एंगल जीरो होगा और एस का कैरेक्टर जैसे जैसे 180 मतलब 50% की तरफ जाएगा, 50% आधा एस कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड एंगल जीरो से कितना बनेगा बेटा? 180। और आप जानते हो 180 डिग्री से बड़ा बॉन्ड एंगल आपने कभी पढ़ा भी नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन उसका मैक्सिमम बॉन्ड एंगल ही कितना मिलता है? 180। तो ध्यान रखें जैसे जैसे एस का, ये एस एक स्फीयर है, जैसे जैसे स्फीयर का पोर्शन बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ती जाएगी। तो हमारा जो बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन होता है उसमें सबसे पहला काम आपको जो करना होता है वो क्या करना होता है बेटा? आपको एस कैरेक्टर निकालना होता है। लेकिन सर क्या एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? तो बार बार तो बहुत समय लग जाएगा, तो अपन एस कैरेक्टर से नहीं सॉल्व करते हैं। अपन पहला फैक्टर जो लेते हैं वो क्या लेते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। मुझे एक बात बताओ, हमने वीबीटी पढ़ा, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, दोनों की कंडीशन समझिएगा। वीबीटी जब हमने पढ़ा तो किसके लिए पढ़ा था? डायटोमिक के लिए। हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा तो किसके लिए पढ़ा बेटा? पॉलीएटॉमिक। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत से बोला था कि आपको हर थ्योरी के पहले समझना पड़ेगा कि कौन डायटोमिक के लिए कौन पॉलीएटॉमिक के लिए, ताकि उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। मुझे बताइए बॉन्ड एंगल किसके लिए निकाला जाएगा? डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक या किसी के लिए भी? दोनों के लिए निकाल सकते हैं। बताइए बॉन्ड एंगल किसके लिए निकालोगे? डाई, पॉली या दोनों के लिए? पॉली, सिर्फ पॉली। डायटोमिक का बॉन्ड एंगल कभी निकल नहीं सकता। अबे दो एटम के बीच का एंगल कैसे निकालोगे? एंगल के लिए एंगल के लिए कम से कम कितने एटम चाहिए? 3। तो पहली बात, बॉन्ड एंगल जो कॉन्सेप्ट है ये डायटोमिक्स के लिए या पॉलीएटॉमिक्स के लिए? पॉलीएटॉमिक।
और पॉली एटॉमिक के लिए बताइए वीबीटी काम आएगा या हाइब्रिडेशन काम आएगा? हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड एंगल का जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको। और इसीलिए पहला फैक्टर जो हम लेंगे वो क्या लेंगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन, या फिर मैं हाइब्रिडाइजेशन के बदले इसको ऐसा भी लिख दो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन बोल दे या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल दे, और या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब रिलेशन क्या निकल के आता है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं कि बॉन्ड एंगल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, या फिर उसको हम लोग क्या लिख देंगे बेटा? एच। ये रिलेशन निकल के आएगा। अब ये रिलेशन ऐसा क्यों है इसके आगे अपन कल डिस्कशन करेंगे, यहां तक लिख लीजिए, बाकी कल देखते हैं, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड एंगल कल हम लोग कवर कर रहे होंगे कि बॉन्ड एंगल में किस क्या तरह की कंडीशंस होंगी।